हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 30 नवंबर और आज के वीडियो में हम 30 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1822 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया? तो 41वां जो रामायण मेला है ये कहाँ पे शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अयोध्या में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको सितंबर मंथ की या अक्टूबर मंथ की जो मंथली वाली PDF ई बुक है यूपी करंट अफेयर्स की वो डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम को किस ऐप के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, चिकित्सा सेतु ऐप के लिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है किया गया है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, हर घर गंगा जल परियोजना। अगला है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, PT ऊषा को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। अगला है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा तेनजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई? तो इसकी जो घोषणा है वो खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, अभिनय से। अगला है, किस देश में आयोजित मद्रास बोटिंग क्लब की महिला टीम ने अडयार ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किस राज्य में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वो यूपी में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, ठीक है याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास रहने के दौरान देश की ओर से वैश्विक निकाय को भेंट के तौर पर यहाँ महात्मा गांधी की आवाक्ष प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा गांधी की यह पहली प्रतिमा होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में जो है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसकी अध्यक्षता भारत के पास है और इसी दौरान भारत की ओर से जो है इसे महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसे भेंट के तौर पर दिया जाएगा। और ये जो प्रतिमा है ये कहाँ पे स्थापित होगी? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी और महात्मा गांधी की ये प्रतिमा स्थापित पहली बार यहाँ पर की जाएगी। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले महीने विदेश मंत्री S जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र की यात्रा के दौरान इस आवाक्ष प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये जो प्रतिमा है ये कहाँ पर बनाई गई है और किसने इसको बनाया है? तो इस बात को याद रखेंगे। ये जो प्रतिमा है ये मशहूर मूर्तिकार पद्मश्री सम्मानित राम सुतार, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, राम सुतार। इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा वर्कशॉप में इसको बनाया। ठीक, इस बात को याद रखेंगे, इनका नोएडा वर्कशॉप है, यहीं पर इस प्रतिमा को बनाया गया है। और दोस्तों राम सुतार कौन है? तो राम सुतार ने ही जो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका डिज़ाइन तैयार किया था। तो इस बात से आप लोग जानते होंगे, राम सुतार का नाम आपने सुना होगा। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, उसका भी डिजाइन जो है इन्होंने ही तैयार किया था, राम सुतार ने। तो यहाँ से आपको याद रखना है जो प्रतिमा है महात्मा गांधी की संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में स्थापित की जाएगी और इसे जो है कहाँ पे बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको बनाया गया। ठीक है, और किसने? तो जो श्री राम जी जो राम सुतार हैं
इनके द्वारा जो है इसको मूर्ति को रूप दिया गया, आकार दिया गया और डिजाइन किया गया और इन्हीं के वर्कशॉप में इसे बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मथुरा में। गोवर्धन के खेल मैदान में 27 और 28 नवंबर को खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी तीसरे चरण की प्रतियोगिता आयोजित हुई। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी प्रतियोगिता है, तो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी, और ये तीसरा चरण था। मथुरा में खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ बीजेपी की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे हुई है, मथुरा में हुई है। प्रतियोगिता में 23 राज्यों से आई 330 महिला तीरंदाजों ने इसमें हिस्सा लिया। महिला तीरंदाजों का उत्साह बढ़ाते हुए हेमा मालिनी ने उन्हें कर्मयोगी बताया। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का जो पहला चरण है वो कब आयोजित हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो अप्रैल में ये आयोजित किया गया था। और कहाँ पे, तो जमशेदपुर में आयोजित हुआ था। और जो दूसरा चरण है वो कहाँ पे आयोजित हुआ, तो जुलाई में आयोजित किया गया महाराष्ट्र के अमरावती में। और अभी ये जो तीसरा चरण है ये आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की मथुरा में, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता है, तो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट। 3 चरण इसके हाल ही में आयोजित हुए हैं और तीनों कहाँ कहाँ पर आयोजित हुए हैं वो आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गोरखपुर में। गोरखपुर में प्रदेश की, याद रखेंगे कहाँ पे, गोरखपुर में। गोरखपुर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जिला प्रशासन के लिए इसके लिए 100 एकड़ जमीन की मांग की है। जो डीएम है कृष्णा करुणेश, उनके निर्देश पर गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित ताल नदौर में फिल्म सिटी के लिए जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर और सचिव उदय प्रताप सिंह मुंबई से आए सिनेमा जगत के विशेषज्ञों के साथ ताल नदौर क्षेत्र का दौरा भी कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि प्रदेश की पहली जो क्षेत्रीय फिल्म सिटी है वो कहाँ पे खोली जाएगी, तो ये गोरखपुर में विकसित की जाएगी। और इसके लिए जो है जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसकी मांग जो है की गई है 100 एकड़ ज़मीन की। और इसके लिए जो और सिनेमा जगत के विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं वो जो है यहाँ पर दौरा भी कर चुके हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, ये गोरखपुर में खोली जाएगी। अगला है, किस शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मुंबई में। मुंबई में 100 साल पुराने, याद रखें कहाँ पे है, मुंबई में है। मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार को यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो वास्तु संग्रहालय है ये है कहाँ पे, ये आप याद रखेंगे, मुंबई में है ये। और ये लगभग 100 साल पुराना है। यूनेस्को की जूरी ने इस संग्रहालय को ऐसी परियोजना के रूप में सराहा है जिसे विश्व धरोहरों के संरक्षण के लिए एक मानक निर्धारित विरासत स्मारक बताया गया। मुंबई के इस संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है, तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, इससे जो है इसको सम्मानित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि कब इसको जो है स्थापित किया था, तो 1922 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, लगभग 100 साल ये पुराना संग्रहालय है। और अभी इसका नाम क्या है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसका नाम है। और कहाँ पे स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। और अभी जो है इसे यूनेस्को की ओर से एक उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है, तो वो भी याद रखेंगे, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। और यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये वही संग्रहालय है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई का। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, पंचायती राज मंत्रालय ने। दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी कि ई ग्राम स्वराज, यहाँ पे ई ग्राम ऐसे लिखेंगे, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने डिजिटल
परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय का ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, या आप कह सकते हैं ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन। इसने जो है डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता इस श्रेणी के तहत स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, याद रखेंगे। क्या पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये पंचायती राज मंत्रालय से है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। अगला है T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने एक T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शक उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, याद रखेंगे आप, BCCI की यहाँ पर बात हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा रिकॉर्ड है? तो T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शक उपस्थिति के लिए ये रिकॉर्ड बनाया गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की गई है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी जो है BCCI ने यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शक उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कौन से स्टेडियम में, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जिसका जो पुराना नाम था वो क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था, तो इसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था, और लेकिन अभी इसका जो नाम है वो चेंज हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। हो सकता है पूछ लिया जाए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था। अब दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिकॉर्ड बनाया गया है तो कितने दर्शक यहाँ पर उपस्थित रहे, ये भी आपको जो है याद रखना है। तो दोस्तों जो दर्शक यहाँ पर रहे हैं इस स्टेडियम में वो कितने थे, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे। तो ये रहे हैं 1,01,566 लोग। 1,01,566 लोग जो है इसमें उपस्थित रहे थे। किस दौरान? तो IPL जो 2022 में हुआ था। कब हुआ था वो भी याद रखेंगे, 29 मई 2022 को। 29 मई 2022 को ये आयोजित हुआ था। और उस दौरान जो है इस स्टेडियम में यानी कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इतने दर्शक यहाँ पे उपस्थित थे, और इसी के चलते सबसे अधिक दर्शक उपस्थिति के लिए इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक, याद रखेंगे आप। 29 मई 2022 को जो हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था? IPL। तो IPL फाइनल में यहाँ पर इतने लोगों की उपस्थिति रही थी। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे याद रखेंगे। अगला, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोना लोआ 40 सालों में पहली बार फटा? तो ये जो मोना लोआ एक्टिव ज्वालामुखी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी है, नाम क्या है? मोना लोआ। मोना लोआ इसका नाम है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है हवाई, वहाँ पर जो है ये फट गया है। मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो 40 सालों में पहली बार फटा है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGC के मुताबिक ज्वालामुखी मोना लोआ के शिखर से विस्फोट 27 नवंबर को स्थानीय समय अनुसार लगभग 11:30 पे हुआ। उसके बाद जो ज्वालामुखी है उसकी राख और लावा ये उगल रहा है, यानी यहाँ से जो राख है और लावा है वो लगातार निकल रहा है। ज्वालामुखी के शिखर पर अभी लावा निकल रहा है। हालांकि अभी स्थानीय लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो ये ज्वालामुखी है वो फटा है तो एकदम से इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। जो लावा है वो धीरे धीरे करके इस तरह से जो है यहाँ से निकल रहा है इस ज्वालामुखी से। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो कौन सा है? मोना लोआ। और ये कहाँ पे स्थित है? तो हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। और अभी जो है ये पहली बार यानी कि 40 सालों में ये फटा है। ठीक, तो याद रखेंगे कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हवाई जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। अगला है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इंडिया ने कुल 11 पदक जीते। स्पेन के ला नुसिया, ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ था? स्पेन के ला नुसिया में ये आयोजित हुआ था।
IBA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में 25 सदस्यीय भारतीय दल ने कुल 11 पदक जीते हैं। ठीक, कुल कितने जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। अब इन 11 में कौन कौन से कितने पदक थे? तो 4 हैं इसमें गोल्ड मेडल, इस चीज़ को याद रखेंगे। 3 हैं इसमें रजत पदक यानी सिल्वर, और 4 हैं इसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। चेन्नई के जो विश्वनाथ सुरेश हैं, इन्होंने पुरुषों के 48 किलोग्राम फार वर्ग में फाइनल में पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, जो गोल्ड मेडल जीते गए उनके नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। एक तो हो गए विश्वनाथ सुरेश, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक तो हो गए विश्वनाथ सुरेश, और दूसरा नाम आपको याद रखना है पुणे की देविका। तो पुणे की जो देविका है, इन्होंने महिलाओं के 52 किलोग्राम फाइनल में भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता। सोनीपत के एशियन यूथ चैंपियन वंसाज ने पुरुषों के 63.5 किलोग्राम फाइनल में तीसरा स्वर्ण पदक जीता, और जो रवीना है उन्होंने 63 किलोग्राम भार वर्ग में चौथा गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरह से भारत ने कुल 4 इसमें स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत पदक जीते और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर के 11 पदक जीते हैं भारत ने। और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो वो भी याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप 2022। अगर पूछा जाए ये कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी स्पेन में, और ला नुसिया जगह है स्पेन में, वहाँ पर ये आयोजित हुई थी। भारत ने कुल कितने जीते? 11। गोल्ड कितने जीते? 4, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अगला है, हाल ही में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता? तो ये जीता है डियर डायरी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रतियोगिता ने पूरे भारत से चुने गए 75 रचनात्मक दिमागों यानी कि क्रिएटिव माइंड्स को केवल 53 घंटों में भारत @100 के अपने विचार पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती प्रदान की। प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया गया था। 53 घंटे की समय सीमा के दौरान 5 लघु फिल्में बनाई गई। ये जो 5 लघु फिल्में बनाई गई हैं, उनमें से जो फिल्म थी डियर डायरी, इसने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का 53 घंटों का चैलेंज जीता, और इसे टीम पर्पल ने बनाया था इस फिल्म को। प्रतियोगिता के तहत बनी अन्य 4 फिल्में कौन सी थी? तो अंतर्दृष्टि थी, द रिंग थी, ऑलमोस्ट और 100 का नोट। ये 4 और फिल्में इसमें शामिल थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 फिल्में बनाई गई। उनमें से जो डियर डायरी फिल्म थी, इसने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता है। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे डियर डायरी का। अगला है, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, बेंगलुरु में। दोस्तों, एरो इंडिया का जो 14वां संस्करण है, ये 13 फरवरी 2023 से कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में ये आयोजित किया जाएगा, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा। द्विवार्षिक शो जो 5 दिनों से अधिक के लिए आयोजित किया जाता है, 2023 संस्करण के दौरान अपने पुराने अवतार में वापस आ जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एयर शो का आयोजन करेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो है वो होने वाला है, और ये कहाँ पे होगा? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में 13 फरवरी 2023 को ये आयोजित होगा। ठीक, एरो इंडिया का ये 14वां संस्करण है, और कहाँ पे? तो येलहंका वायुसेना स्टेशन में ये आयोजित किया जाएगा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और इसका जो आयोजन है वो कौन कर रहा है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका आयोजन कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे 30 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, दीपा मलिक। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट हैं वो रेगुलर कमेंट करते हैं। लेकिन सभी से मैं कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, कोशिश करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।